हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस थ्योरम, और इस थ्योरम को अच्छे से पहले हम समझेंगे कि ये थ्योरम क्या है, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर बेटा? देखो, इफ P एंड Q आर द प्रोजेक्शन ऑन क्लोज लीनियर सबस्पेसेस M एंड N ऑफ ए H। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस के दो क्लोज लीनियर सबस्पेस है M और N। M पर जो प्रोजेक्शन है वो P है, N पर जो प्रोजेक्शन है वो Q है। तो हमें प्रूफ करनी है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, ये इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब बेटा हमें इक्विवेलेंट प्रूफ करना, तो हम क्या करेंगे, एक बार ये लेके चलो, मैं ये प्रूफ करूंगी, फिर ये लेके चली, ये प्रूफ किया, ये लेके चली, ये प्रूफ किया, ये लेके चली इसको, फिर इसको लेके चली इसको। क्योंकि हमारे पास जब भी हम इक्विवेलेंट वाला पोर्शन प्रूफ करते हैं तो हम कैसे करते हैं, अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंडीशन है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेरे पास हैं और इन 5 कंडीशंस को मैंने इक्विवेलेंट दिखाना। तो एक मेरे पास जो फर्स्ट मेथड होता है, अगर मैं देखूं वो क्या होता है मेरे पास, कि मैं फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड और सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट कर दूं, फिर एंड सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड और थर्ड इम्प्लाइज सेकेंड, फिर थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ और फोर्थ इम्प्लाइज थर्ड, सिमिलरली फोर्थ इम्प्लाइज फिफ्थ और फिफ्थ इम्प्लाइज फोर्थ। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड जो मेरे पास होता है, मैं क्या करूँगी, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ और फोर्थ इम्प्लाइज फिफ्थ और लास्ट में फिफ्थ इम्प्लाइज फर्स्ट। ये जैसे 5 प्रॉपर्टी होती है ना, एक मिनट बेटा, जैसे मेरे पास ये 5 प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया मेरे पास, इससे ये करूं, इससे ये करूं, फिर इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा, इससे ये कर दूं, इससे ये कर दूं, इससे ये, इससे ये और फिर इससे वापस ये, तो एक चेन रूल में बन गया, मतलब इक्विवेलेंट वाला पोर्शन। ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके, तो मतलब ये इसके हो जाएगा। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम ये वाला मेथड अपनाने वाले हैं। तो ये केस हमारे पास पार्ट नंबर 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 पार्ट यहाँ पे होंगे। तो हम इस लेक्चर में इसके करने वाले हैं 3 पार्ट, ठीक है, और उसके बाद 2 पार्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर बेटा? देखो आगे, अब मेरे पास जो पास इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, मतलब ये पार्ट नंबर कह रही हूँ बेटा, फर्स्ट कंडीशन है कि P लेस देन इक्वल टू Q, फिर नॉर्म वाली कंडीशन फॉर एवरी X, ठीक है, और जो M कंटेन हो रहा है N के अंदर, QP इक्वल टू P, PQ इक्वल टू P। अभी हमने प्रूफ किया था ना, PQ प्रोजेक्शन है तो PQ इक्वल टू QP। अब क्या दिखाना है कि इसमें अगर ये दोनों इक्वल टू P, ये भी इक्वल टू P, ठीक है। और आपके नोट्स में क्या किया हुआ, ये पहले दिया हुआ, ये बाद में, बट इसको मैंने रीअरेंज कर लिया क्योंकि पहले ये प्रूफ करके ही हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इतना क्लियर? तो पहले मैं ये प्रूफ करूंगी फिर ये, ओके। तो जब प्रूफ करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम क्या चीजें लिखते हैं, जो चीजें हमें गिवन है। तो मुझे क्या गिवन है कि P प्रोजेक्शन ऑन ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस M ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, तो मतलब अडेम्पोटेंट और सेल्फ एडजॉइंट होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, इसको फर्स्ट मान लो या मत मानो, ठीक है। क्यों मेरे पास प्रोजेक्शन है ऑन N पर, जो क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस है, तो ये भी एडेम्पोटेंट सेल्फ एडजॉइंट होगा। अब मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको समझाया था कि H मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, इसकी 2 प्रोजेक्शन है P और Q, ठीक है। ये प्रोजेक्शन जो है वो M पर है, ये प्रोजेक्शन जो है N पर है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका ये M क्या है, रेंज है, किसकी, रेंज ऑफ P है, और N जो है वो रेंज ऑफ Q है। किस तरीके से, इस तरीके से बेटा, यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्शन P है, यहाँ पे Q, दोनों के लिए बता रही हूँ। अगर P प्रोजेक्शन है तो यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई रेंज होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, M, तो इसका मतलब M क्या है, मेरे पास रेंज स्पेस है ऑफ P का। यहाँ पे N है, तो इसका मतलब जो Q प्रोजेक्शन है ये N पर है, तो इसका मतलब N मेरे पास क्या है, रेंज स्पेस है ऑफ Q का। इतना क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द रेंज ऑफ P M, द रेंज ऑफ Q N। इतना क्लियर बेटा? ठीक है।
अब देखो आगे पार्ट फर्स्ट में मैं क्या लूंगी, फर्स्ट से सेकेंड इंप्लाइज, यही तो लेंगे, ठीक है, फर्स्ट से सेकेंड। तो मेरे पास A इंप्लाइज टू B, इसका मतलब क्या है कि मैं ये मान के चलूंगी और मैं ये वाला पार्ट प्रूफ करूंगी। इतना क्लियर बेटा। अब देखो ये मैंने ले लिया और ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं इसको लेके चलूंगी। तो इसको जब मैं नॉर्म ऑफ पी एक्स लेके चली तो इसका स्केयर लेके चली। क्यों लेके चली बेटा, वो देखो नॉर्म और मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट होता है उन दोनों में एक ये रिलेशन होता है कि जब भी मेरे पास कोई नॉर्म है, अगर मुझे उसको इनर प्रोडक्ट में चेंज करना है तो यहाँ पे स्केयर, तो वही चीज मैं नॉर्म लेके चली, ठीक है, ये तो स्केयर लेके चलूंगी जिससे मैं इसको इनर प्रोडक्ट में चेंज कर सकूं। तो देखो इन जब ये करते हैं तो यहाँ पे जो अंदर होता है उसको इनर प्रोडक्ट में दोनों जगह सेम सेम होता है, तो यहाँ पे जो होगा इनर प्रोडक्ट में सेम सेम। क्लियर। अब P मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन है, तो सेल्फ एडजॉइंट होगा तो P की जगह ये लिख सकती हूँ मैं। क्लियर। अब ये P स्टार है, फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो स्टार हट जाएगा। क्लियर। तो P स्केयर हो गया। अब P मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन है, तो ये क्या हो गया, अटेम्पोटेंट, मतलब इसका स्केयर इसी के इक्वल, तो P स्केयर इक्वल टू P। तो मेरे पास यहाँ तक तो ये चीज आ गई। इतना क्लियर बेटा। यहाँ पे x है ये, ओके, Px नॉर्म ये सेम वही चल रहा है। अब मैंने इसकी जगह बेटा ये चीज लिख दी, ये कैसे लिखी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस। अब देखो ये क्या है, ये एक हमारे पास कंडीशन होती है, ठीक है। इफ A एंड A1 और A2 मेरे पास दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस में, अगर A1 A2 मेरे पास दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं और इनको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कब लिख सकते हैं, जब मैं इनको ऐसे लिखूं। कहने का क्या मतलब है, मेरे पास A1 और A2 दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है, ये दोनों सल्फर एडजॉइंट है। तो इसको मैं ये तब लिख सकती हूँ इफ, ये तब लिख सकती हूँ कि A1 ये वाली जो प्रोजेक्शन जो ऑपरेटर है मेरे पास सल्फर एडजॉइंट, ये लेस देन होगा इससे, कब, जब मैं A1x और x का ये इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू हो जाए A2x और x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। मैं हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए A1x और x का इनर प्रोडक्ट इसके इनर प्रोडक्ट से लेस देन इक्वल टू हो जाए, तब मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला ऑपरेटर इस ऑपरेटर से लेस देन होगा और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेल्फ एडजॉइंट, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे P और Q है, P और Q है मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन है, तो ये दोनों क्या होंगे मेरे पास, सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। तो ये चीज तो कंडीशन हमारे पास होगी कि P और Q दोनों सेल्फ एडजॉइंट है। अब यहाँ पे मुझे ऑलरेडी गिवन है कि P दिस लेस देन इक्वल टू Q। अगर ये गिवन है तो ये तभी तो पॉसिबल हुआ होगा कि हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए Px A1 की जगह P आ जाएगा, इसका इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू होगा इसके इनर प्रोडक्ट से, मतलब ये है, ये वाला इससे लेस देन है इक्वल टू है, ये छोटा है इससे। क्लियर। तो मेरे पास बेटा यहाँ पे Px और x का इनर प्रोडक्ट आ रहा, मतलब ये आ रहा, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। और ये किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H, मतलब हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए, ठीक है। क्लियर। अब आगे देखो बेटा, ये चीज लिखने के बाद Q मेरे पास क्या है बेटा, प्रोजेक्शन है तो आइडेम्पोटेंट होगी, मतलब Q स्क्वायर इक्वल टू Q, तो Q की जगह मैंने यहाँ पे Q स्क्वायर लिख दिया। इतना क्लियर। अब ये चीज देखो, इसको Q स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, वो लिख दिया, ठीक है। अब ये Q अगर सेकंड प्लेस पे, ये चीज एज इट इज रहेगी, ये वाला Q जाएगा सेकंड प्लेस पे, जैसे ही सेकंड प्लेस पे गया स्टार लग गया, पर Q मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर Q प्रोजेक्शन है तो वो सेल्फ एडजॉइंट भी तो होगा, तो Q स्टार इक्वल टू Q, वो रख दी बा,
ठीक है। अब बेटा मुझे इनर प्रोडक्ट में दोनों जगह सेम सेम दिख रहा है। जब इनर प्रोडक्ट में सेम सेम दिखे और उसको मुझे नॉर्म में चेंज करना हो तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जो यहाँ पे हो वो रख दो, जो यहाँ पे हो वो रख दो, बीच में रख दिया, ठीक है, ओके। अब देखो इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट ले लो, ये चीज़ आ जाएगी। और ये कंडीशन कब हुई है, वेक्टर कहाँ से आया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, हिल्बर्ट स्पेस के सभी वेक्टर के लिए। हो गया। मैं ये वाला पार्ट लेके चली और मैंने दिखा दिया दिस। तो पार्ट नंबर फर्स्ट जो था मेरे पास a इम्प्लाइज टू b, ये मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर बेटा। नाउ पार्ट नंबर सेकंड में मैं क्या करूंगी, b इम्प्लाइज टू c, मतलब b को मानूंगी और c को मैं प्रूफ करूंगी। तो b को मैंने मान लिया, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है ये कि ये जो मतलब p की जो रेंज है वो कंटेन होगी q की रेंज में, ठीक है। अब देखो जब कंटेनमेंट बेटा दिखाते हैं तो इसका एक आर्बिट्रेरी वेक्टर में मान के चलूं और इसके अंदर पहुंचा दूं। अगर इसका कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर इसका है और इसके अंदर चला गया तो मतलब इसके अंदर जितने भी वेक्टर होंगे या जितने भी इसके मेंबर होंगे वो इसके अंदर चले जाएंगे। तो क्लियर बेटा यहाँ तक। अब देखो x बिलोंग कर रहा है m में, ठीक है, और p प्रोजेक्शन है ऑन m पर, तो देन तभी लिख सकती हूँ। वही थ्योरम बार बार यूज हो रही है जो मैंने आपको बताई थी। कैसे याद रखोगे बेटा, देखो एक बार मैं थ्योरम भी लिख देती हूँ और फिर मैं बता भी देती हूँ जैसे हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं। इफ p इज ए प्रोजेक्शन ऑन m, अगर p m पर प्रोजेक्शन है तब देन x बिलोंग्स टू m इफ एंड ओनली इफ का केस है px इक्वल टू x। कहने का मतलब क्या है, m पे जो प्रोजेक्शन है वो p है, अगर x बिलोंग कर रहा है m तो m क्या है, मेरे पास रेंज है ऑफ p की, ठीक है। अगर x रेंज ऑफ p में बिलोंग कर रहा है तो इस पे अगर मैं p लगाऊं तो मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएगा। अगर ये चीज है तो ये है, ये है तो ये है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है m और p प्रोजेक्शन ऑन m पर, मतलब m क्या है मेरे पास, p का रेंज। अगर कोई वेक्टर रेंज में बिलोंग कर रहा है तो अगर उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो क्या है मेरे पास p, तो अगर इस वेक्टर पे मैं p लगाऊं तो मुझे वो वेक्टर एज इट इज मिल जाएगा बाय दिस थ्योरम। क्लियर। ये चीज है तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है एंड लैंग्वेज में यही है कि x बिलोंग कर रहा है m रेंज है किसकी, p की, तो p लगाऊंगी तो मुझे वेक्टर एज इट इज मिल जाएगा। इतना क्लियर बेटा। अब देखो आगे, मेरे को इतना हो गया मेरे पास। अब जो ये x है इस पे मैंने नॉर्म लगा दिया और इस x की वैल्यू क्या, दिस, या आप कह सकते हो मेरे पास px इक्वल टू x आ गया। यहाँ पे नॉर्म दोनों साइड ले लिया। अब ये नॉर्म किसके इक्वल है, किससे लेस देन इक्वल टू है, इससे, तो इसकी जगह मैंने ये पूरा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ओके। तो मेरे पास यहाँ से आ गया कि नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू दिस। इतना क्लियर बेटा। ये चीज मेरे पास यहाँ से आ गई। अब देखो एक कंडीशन, एक प्रॉपर्टी और देखी थी, थ्योरम थी ये, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि अगर Q प्रोजेक्शन है ऑन H पर, ठीक है, या मैं वैसे बोल दूं इफ P इज ए प्रोजेक्शन है ऑन H पर, देन अगर कोई भी हिल्बर्ट स्पेस पे कोई प्रोजेक्शन है तब मेरे पास नॉर्म ऑफ px लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। यहाँ पे मैंने q के लिए, क्योंकि मुझे q का यूज करना है, ठीक है। p अगर मेरे पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस पर प्रोजेक्शन है तो px की जो नॉर्म होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग। अब देखो यहाँ पे तो मुझे q की नीड है, q है ना, तो अगर मेरे पास q प्रोजेक्शन है यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस पर ही तो है, तो इसका मतलब p की जगह q आ जाएगा, तो वही चीज है। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि दिस लेस देन है दिस, और ये किससे लेस देन है, एंड ये इससे लेस देन है। इतना क्लियर। देखो a लेस देन है b से एंड b लेस देन है a से। ये a मान लिया, ये मैंने b मान लिया कि a छोटा है b से, b छोटा है a से, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं a इक्वल टू b।
तो वही चीज़ है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स के। क्लियर? ठीक है बेटा। और वहीं पर हमने एक चीज़ की, एक थ्योरम और भी थी कि अगर कहीं पर ऐसे है तो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है बेटा कि क्यू एक्स इक्वल टू एक्स, वो प्रोजेक्शन एज इट इज आ जाती है। ठीक है, मैं एक बार वो प्रूफ दिखा देती हूँ, थ्योरम दिखा देती हूँ कहाँ पर है, जिससे आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। एक मिनट बेटा, मैंने शुरू में ही कराई थी ये थ्योरम। देखो ये वही थ्योरम है जो बार बार यूज हो रही है, अब तक इसका सिर्फ ये वाला पार्ट यूज हुआ था। यहाँ पे एक पार्ट और है इफ एंड ओनली इफ का। अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स है तो ये नॉर्म में लिख सकते हैं, अगर नॉर्म में है तो ये लिख सकते हैं। तो वही यूज यहाँ पे हुआ है कि अगर नॉर्म में है तो मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे है तो ऐसे लिख सकती हूँ। क्लियर बेटा? ओके, तो ये चीज लिख दी मैंने यहाँ से। अब देखो ये मेरे पास एक वेक्टर है, इस पे मैंने ये प्रोजेक्शन लगाई Q और एज इट इज मुझे ये वेक्टर मिल गया, तो इसका मतलब ये वेक्टर इसके रेंज में जाएगा। और Q की रेंज क्या है मेरे पास n, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा n से। बाय वही थ्योरम चल रही है, यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे मेरे पास n आ गया, अगर x बिलोंग कर रहा है n से, इफ एंड ओनली इफ का केस है दिस, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन गिवन है, तो इससे मैं ये लिख सकती हूँ। एक मिनट सॉरी बेटा, यहाँ पे p की जगह q आ गया, यहाँ पे m की जगह n था, मैंने वो चीज़ चेंज की है। तो अगर x बिलोंग, यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये x बिलोंग कर गया n में, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। या आप जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस तरीके से याद करना है कि वेक्टर है, इस पे प्रोजेक्शन लगाए, मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिला, तो इसका मतलब ये इसके रेंज में जाएगा, और क्यू की रेंज क्या है n। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं एक आर्बिट्रेरी वेक्टर m का लेके चली थी और मैंने दिखा दिया कि वो n में चला गया, तो इसका मतलब इसके जितने भी वेक्टर होंगे या इसके जितने भी मेंबर होंगे वो सब के सब n में चले जाएंगे, तो इसका मतलब m कंटेन हो गया n में। इतना क्लियर? नाउ ये सेकंड पार्ट हो गया इससे ये। अब हम करेंगे पार्ट नंबर थर्ड, मैं ये लेके चलूंगी और ये चीज मैं प्रूफ करूंगी। ठीक है, अब देखो बेटा पार्ट नंबर थर्ड, C इम्प्लाइज टू D, ये लेके चली, ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, अब देखो इसको ध्यान से देखना बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई टिपिकल नहीं है, ध्यान से समझना। अब मेरे को यहाँ पे ना इस चीज़ को ध्यान देना, मेरे को यहाँ पे क्यू पी इक्वल टू पी लाना है। ठीक है बेटा, क्यू पी और P, मतलब यहाँ पे P प्रोजेक्शन है, फिर Q अप्लाई, इस P पर Q अप्लाई की गई है, तो मैं पहले P प्रोजेक्शन की बात करूंगी। तो देखो अब मेरे पास ये हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ पे P प्रोजेक्शन है, तो अब क्या किया है, हिल्बर्ट स्पेस से अगर मैं इधर से कोई एक वेक्टर लूँ, लेट x बी एनी वेक्टर इन H, तो मेरे पास इस पे P लगकर जो भी आएगा px, P लगने के बाद px बन जाएगा, मतलब इसकी x की इमेज है, तो ये मेरे पास कहाँ जाता है, इसके रेंज में, और रेंज यहाँ पे क्या है m। ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा? P प्रोजेक्शन है मेरे पास, यहाँ पे जब मुझे ये प्रूफ करना है तो पहले P है, तो मैंने P देखा, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस, तो हिल्बर्ट स्पेस का मैंने कोई एक वेक्टर मान लिया H में, ठीक है, इस पर P लगाई तो px, तो px टाइप के कहाँ जाते हैं, इस P की रेंज में, तो इस P की रेंज क्या है मेरे पास m, तो px बिलोंग्स टू m। अब देखो px बिलोंग कर रहा है m से, m किस में कंटेन हो रहा है, n में, तो m, ठीक है। अगर देखो m के जितने भी एलिमेंट, आप ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके से बता रही हूँ, px बिलोंग कर रहा है m में, m कंटेन कर रहा है n में, तो इसका मतलब px बिलोंग कर जाएगा n में। एक तो ये आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि m के जितने भी वेक्टर हैं, जितने भी मेंबर है, वो सब n के अंदर है, तो अगर px m का मेंबर है तो इसका मतलब px भी n के अंदर होगा, बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लैंग्वेज में है। क्लियर? अब देखो px मेरे पास n से चला गया, अब यहाँ पे मेरे पास p आ गया ना, अब इस पे प्रोजेक्शन q अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे अब मैं करूंगी q। अब देखो q प्रोजेक्शन है ऑन n पर प्रोजेक्शन है, तो अगर x बिलोंग कर रहा है n से, तो इफ एंड ओनली इफ का केस है कि ये प्रोजेक्शन इस पे लगाऊं
और मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाए, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये थ्योरम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी जगह यूज हो रही है। क्लियर बेटा? तो अब देखो क्यू प्रोजेक्शन ऑन एम पे ये मेरे पास थ्योरम है। अब देखो ये इसके अंदर है तो ये रेंज है, ये देखो ये क्या है, रेंज है। किसकी रेंज है? क्यू की। ठीक है, पी एक्स बिलोंग कर रहा है एन में, ये मेरे पास वेक्टर बन गया बेटा। ये चीज ध्यान रखना कि ये प्रोजेक्शन नहीं, प्रोजेक्शन लगते ही ये मेरे पास वेक्टर बन गया। ये वेक्टर एन के अंदर है, एन के अंदर है। तो एन क्या है? एन मेरे पास रेंज है क्यू की, क्यू की रेंज है। और ये क्यू की रेंज है जैसे, तो अगर मैं इस पे क्यू अप्लाई करूंगी तो मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएगा। ये चीज समझ आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ बेटा? पी एक्स जो ये वेक्टर है मेरे पास, ये बिलोंग कर रहा है एन में। मैंने देखा अगर एन में है, एन है क्या? मेरे पास रेंज है किसकी? क्यू की। मतलब इस पे जो प्रोजेक्शन है वो क्यू है। तो इसका मतलब अगर ये क्यू की रेंज में है तो अगर मैं इस पे क्यू लगाऊं तो मुझे एज इट इज ये वेक्टर मिल जाएगा। एक तो ये होगी लैंग्वेज में। अब बाय थ्योरम कैसे? ये तो मेरे पास एज इट इज है। अब यहाँ पे x की जगह मेरे पास पी एक्स बिलोंग कर रहा है, तो जहां जहां x है वहां पे मैं पी एक्स मैंने रख दिया, क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरे पास है। इफ एंड ओनली इफ का केस है तो इससे मैं ये लिख दूंगी। क्लियर बेटा? आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप थ्योरम से कर लो या अपनी लैंग्वेज में कि रेंज में बिलोंग कर रहा है किसकी? क्यू की। तो मतलब क्यू लगाऊंगी तो एज इट इज मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा। अगर ये है तो बाय थ्योरम द्वारा ये है तो ये लिख देंगे। ठीक है बेटा? अब देखो क्यू पी एक्स इक्वल टू पी एक्स। अब देखो ये जो मेरे पास x है, ये मैंने हिल्बर्ट स्पेस का एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया। मतलब हिल्बर्ट स्पेस के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे सभी के लिए क्यू पी एक्स इक्वल टू पी एक्स हो रहा। अब देखो मेरे पास ये x है, इस पे मैंने ये वाला ऑपरेटर लगाया, ठीक है, और यहाँ पे ये लगाया। ये इस वेक्टर पे ये लगा के और इस वेक्टर पे लगा के दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है बेटा? समझ आ गया? तो यहां तक हमारे पास ये 3 पार्ट प्रूफ हो गए। फर्स्ट इम्प्लाइज टू सेकेंड, मतलब ए से बी इम्प्लाइज, बी से सी इम्प्लाइज, सी से डी इम्प्लाइज। अब इसके 2 पार्ट रिमेनिंग रहते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।